एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 6 लेने वाले हैं, जो कि आरआरबी, डीएसएसबी, नॉर्सेट, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, सीएचओ, एम्स जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने जो क्लास 5 है उसमें प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ 61 क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट है, यूरिनरी अर्जेंसी की समस्या के साथ एक पुरुष पेशेंट को मूत्र प्रवाह शुरू करना और रोकने में परेशानी हो रही है। उसे यूरिनरी रोकने और यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है। इस पेशेंट का अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगा, जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन है, उसके पेरिनियम पर हल्का सा गर्म पानी डालना है, कंडोम कैथेटर लगाने के लिए कहना है, उसे इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के बारे में बताना है या कैगल व्यायाम करवाना है। इसका राइट आंसर है, उसे कैगल व्यायाम करवाना है। नेक्स्ट है, एक मरीज को फॉलिस कैथेटर निकालने के बाद में केवल 50 से 100 ml मूत्र आता है, तो प्राथमिक नर्सिंग एक्शन क्या होंगी। एक मरीज है जिसमें पहले फॉलिस कैथेटर लगवाया था, उसके बाद में जो कैथेटर निकाल दिया, रिमूव कर दिया, उसके बाद में उस पेशेंट में सिर्फ 50 से 100 ml यूरिन ही आता है, तो प्राथमिक नर्सिंग एक्शन यह सबसे पहले नर्स क्या करेगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, मूत्राशय निरोध चेक करना है, तरल पदार्थ के सेवन को प्रोत्साहित करना है, उसे लिक्विड डाइट के लिए बोलना है, मरीज को फिर से कैथेटर लगवाना है या मॉनिटर आईओ चार्ट, इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है। इसका फर्स्ट आंसर है फर्स्ट, मूत्राशय निरोध को चेक करना है। नेक्स्ट है, एक मरीज के शिकायत करता है कि उसे डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद उसके दस्त के साथ क्रैम्प आ रहे हैं। उसे कौन सी डायग्नोसिस होंगी। जो भी पेशेंट है उसे डेयरी प्रोडक्ट या दूध से बने जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसे लेने के बाद में उसे डायरिया क्रैम्प के साथ आ रहे हैं, उसे दर्द हो रहा है, उसके बाद में उसे दस्त हो रहे हैं, क्रैम्प हो रहे हैं, तो वह कौन सी डायग्नोस आप उसे करोगे। फर्स्ट है सीलियक डिसीज डायग्नोस करोगे, इरिटेबल मोलासेस सिंड्रोम या बॉवेल सिंड्रोम या असहनीय लैक्टोज इंटॉलरेंस या सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका राइट आंसर है लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होने पर मरीज को डेयरी जो प्रोडक्ट लेने के बाद में क्रैम्प के साथ में दस्त आते हैं। नेक्स्ट है, एक नमूना स्क्रीन के लिए गुनिया फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग किया गया है। फर्स्ट है कलरकेटुअल कैंसर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फिस्टुला, प्रोस्टेट कैंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलरकेटुअल कैंसर जो होता है उसमें गुनिया फीकल ऑकल्ट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा लेने पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है एस्पिरिन, सेकंड असेटामिनोफेन, थर्ड ऑप्शन है टेनेक्सामिक एसिड, फोर्थ है डेक्स्ट्रॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
फर्स्ट, एस्प्रिन। एस्प्रिन मेडिसिन लेने के बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट खतरा होता है। नेक्स्ट है, मल त्याग करते समय जोर लगाने से कौन सा रोग होता है? जब भी कोई पेशेंट स्टूल पास आउट करता है तो उसे तकलीफ़ होती है स्टूल पास आउट करने में, या उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो तब कौन सा रोग होता है? फर्स्ट है, पॉलिप्स होता है, डायरिया होता है, हेमरॉइड होता है, या कॉन्स्टिपेशन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमरॉइड। हेमरॉइड मीन्स होता है बवासीर, जो कि मल त्याग करते समय ज़्यादा जोर लगाने से होता है, और यह जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब सबसे ज़्यादा हेमरॉइड होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, बाद स्टॉकिंग का उपयोग सामान्यतः करते हैं वेरिकोस वेन, प्रिवेंट वेरिकोस वेन में, प्रमोट वेनस रिटर्न टू द हार्ट में, प्रिवेंट मस्कुलर एट्रोफी में, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। जो भी सर्जिकल प्रोसीजर के बाद में स्टॉकिंग होती है वह सामान्यतः प्रिवेंट वेरिकोस वेन भी करती है, वेनस रिटर्न टू हार्ट, जो हार्ट से वेनस में जो ब्लड आता है उसे प्रमोट भी करती है, प्रिवेंट मस्कुलर एट्रोफी भी करवाती है, या मस्कुलर मसल्स की जो मांस होता है उसमें जो एट्रोफी होती है उसको भी प्रिवेंट करवाती है। नेक्स्ट है, पर रहने पर मरीज के बोनी प्रोमिनेंस पर रेडनेस होने की आशंका रहती है। फर्स्ट है, अल्सरेशन में, बेडसोर में, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस में, वुंड इन्फेक्शन में। इसका राइट आंसर है बेडसोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर एक पेशेंट लंबे समय पर एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं, वह एक ही अवस्था में लेटे हुए रहते हैं, तब उन्हें बिस्तरी घाव या बेडसोर, उनकी जो कमर होती है, पीठ होती है, उसमें छाले आ जाते हैं, घाव बन जाते हैं, उसे बेडसोर कहा जाता है। तो यह बोनी प्रोमिनेंस पर रेडनेस होने की आशंका रहती है बेडसोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडसोर के किस स्टेज में हाइपर एमनिया, बुखार का बढ़ना, लाल रंग के चकत्ते और दबाव दिखता है? स्टेज फर्स्ट में, स्टेज सेकंड में, स्टेज थर्ड में, स्टेज फोर्थ में? इसका राइट आंसर स्टेज फर्स्ट में ही बेडसोर में जो हाइपर एमनिया हो जाता है, बुखार भी बढ़ता है, लाल रंग के चकत्ते और दबाव भी दिखाई देता है, जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें। नेक्स्ट है, होने पर निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं है? इसका फर्स्ट है, मरीज के चारों ओर चमकीले रंगों का प्रयोग होना, मरीज को रोशनी के क्षेत्र में खड़ा रखना, भड़कीली रोशनी का उपयोग करना, मरीज के कमरे में पर्याप्त रोशनी होना। जो एक मरीज है उसे देखने में परेशानी हो रही है तो उसके लिए कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होंगी? इसमें इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वह राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि जो भड़कीली रोशनी है अगर उस पेशेंट के ऊपर दिखाएंगे या उस पेशेंट को दिखाएंगे तो वह उसे कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। उस राइट आंसर भड़कीले रोशनी का प्रयोग करने पर उसकी रणनीति प्रभावित नहीं होंगी। नेक्स्ट है, मरीज को कम सुनने की समस्या होने पर उससे बातचीत करने के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावित होती है? मरीज को सुनाई कम देता है और उसे बातचीत करने के लिए कौन सी रणनीति प्रभावित होती है? धीरे बोलना और मरीज द्वारा होठों की रीडिंग करना, मरीज को बोलते समय देखना, धीरे और सामान्य बात करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें सभी रणनीति होती है
जो कम सुनने वाले जो मरीज़ होते हैं उनकी समस्या में धीरे धीरे बोलते हैं और मरीज़ के जो होंठ है उनको रीडिंग किया जाता है। मरीज़ की बोलते समय उन्हें देखना होता है, उनके लिप्स मूवमेंट को पढ़ना होता है, धीरे और सामान्य बातें करना होता है। जो उपरोक्त सभी है वह इसमें से सारी रणनीति प्रभावित होती है या प्रभावी है। नेक्स्ट है मरीज के रेस्पिरेटरी स्टेटस के आकलन के लिए मुख्यतः रिलायबल वे क्या है? चेस्ट राइजिंग एंड फैमिली को देखना, सुनना और हवा की गति को महसूस करना, श्वसन को 10 सेकंड तक गिनना और फिर 6 से गुना करना, कार्डियक मॉनिटरिंग का उपयोग करना। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सुनना और हवा की गति को महसूस करना। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन को दूर किया जाता है। फर्स्ट गहरी सांस लेने से किया जाता है, खांसने का व्यायाम से किया जाता है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर से, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑपरेशन के बाद में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को गहरी सांस लेने पर भी दूर किया जा सकता है, खांसने का व्यायाम करने से भी दूर किया जाता है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर से भी दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फेज ऑफ द रिलेशनशिप के दौरान एक नर्स मरीज से क्या बात करेगी जिस मरीज के पैर का एम्पुटेशन हुआ है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पिछले दिनों की बात को दोहराना, उसे जो पिछली बातें होती है वह बोलना, उसकी सबसे ज़्यादा पसंद के बारे में बात करना, उनकी जो भी पसंद होती है उसके बारे में बातें करना, उसकी अपनी भावनाओं का व्यक्त करना, उनकी जो भावनाएं उसे व्यक्त करना है, मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा करना है। उसका फर्स्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसी के बारे में बात करना है, ताकि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वह स्ट्रॉन्ग बने और उन्हें दर्द का एहसास कम हो क्योंकि उनके पैर का एम्पुटेशन हुआ है। नेक्स्ट है के साथ इमरजेंसी कैथेटराइजेशन है, निम्न में से कौन सी टीचिंग अप्रोच अप्रोप्रिएट है? फर्स्ट है सेलिंग अप्रोच है, टाइलिंग अप्रोच है, ट्रस्टिंग अप्रोच है, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइलिंग अप्रोच। बोलना, टीचिंग में बोलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है फेलियर के लक्षणों को क्रोनिक रीनल फेलियर के साथ कंपेयर करती है तो अंत में वह एक्यूट रीनल फेलियर को चुनती है। यह प्रोसेस कहलाती है डाटा कलेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा कंपेयरिंग, डाटा लिस्टिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है उसमें जो नर्स है वह चुनती है कि नर्स को एक्यूट रीनल फेलियर के साथ में यह क्रोनिक रीनल फेलियर के लक्षण हैं। नेक्स्ट है दवा का उपयोग करते हैं बाइल के स्त्राव की मात्रा को बढ़ाने में, क्रमानुकुंचन को बढ़ाने में, ऊतकों को आधान युक्त बढ़ाना और स्त्रावन को रोकना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कैलेगोगेज दवा होती है वह बाइल के स्त्राव की जो मात्रा होती है या बाइल सिक्रेशन के अमाउंट को बढ़ा देती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अस्ट्रिंगेंट्स दवा का उपयोग है कॉस्मेटिक्स की तरह होते हैं या छोटे चोटों में रक्त को रोकने के लिए, रिड्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर, स्त्रावन को रोकना, टू अरेस्ट सिक्रेशन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो अस्ट्रिंगेंट्स जो दवाई होती है
उसका उपयोग इन सभी के लिए उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट है फ्लैटुलेंस से राहत देती है वह कौन सी दवाई होती है? कार्मिनेटिव दवाई होती है, परगेनेटिव होती है, एंटासिड होती है या एस्ट्रिनोजेंट्स होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कार्मिनेटिव होती है वह फ्लैटुलेंस से राहत दिलाती है। नेक्स्ट है अस्पताल में भर्ती के दौरान नर्स का प्राथमिक प्रतिसाद क्या होता है? मरीज को अस्पताल की दैनिक बातों से अवगत कराना, भर्ती पर्ची तैयार करना, मरीज का स्वागत करते हुए मिलना या कंसेंट फॉर्म भरना। इसका राइट आंसर है मरीज का स्वागत करते हुए मिलना। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। जो मरीज है उनका स्वागत करते हुए मरीज से मिलना, उनसे अच्छी अच्छी बातें करना, तभी वह जो उनका प्राथमिक प्रतिसाद है वह होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल भर्ती में सेवा में भर्ती किया जाता है, इस प्रकार का एडमिशन कहलाता है रूटीन एडमिशन, थेरापेटिक एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन या एक्सीडेंटल एडमिशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जो इमरजेंसी एडमिशन होता है वह दुर्घटना के बाद मरीज को स्वास्थ्य देखभाल के लिए सेवा प्रदान की जाती है, क्योंकि जब मरीज का एक्सीडेंट होता है तब वह इमरजेंसी कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है वयस्कों में निम्न में से कौन से कारणों से मृत्यु होती है? तनाव, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस होता है सबसे ज़्यादा, या सुसाइड होता है, कम्युनिकेबल डिसीज से होती है या एक्सीडेंट से। इसका राइट आंसर है एक्सीडेंट। जो भी युवा है या एडल्ट पर्सन है उसकी सबसे ज़्यादा मृत्यु एक्सीडेंट के कारण से होती है एडल्ट में। नेक्स्ट है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप NPR स्थापित करते समय नर्स द्वारा पहला आकलन कौन सा होता है? वाइटल साइन चेक करती है, अपीयरेंस एंड बिहेवियर देखती है, ऑब्जर्वेटिंग स्पेसिफिक बॉडी सिस्टम को देखती है, यह स्वास्थ्य की शारीरिक या इतिहास इकट्ठा करती है, हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब NPR स्थापित करते हैं या NPR मेंटेन करते समय जो पहला आकलन होता है वह नर्स का अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जो पेशेंट का व्यवहार होता है उसकी उपस्थिति होती है वह सबसे पहले चेक करती है या उसे असेसमेंट करती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नर्सिंग क्रिया माल प्रैक्टिस में आती है? मेडिसिन देते समय असावधानी, डॉक्टर द्वारा गलत को नहीं देखना, मरीज को उपकरण द्वारा चोट पहुंचाना, यह सारी उपरोक्त सभी, यह जो सारे ऑप्शन हैं इसमें जो भी नर्सिंग क्रिया हो रही वह सभी माल प्रैक्टिस में आती है। मरीज को जब मेडिसिन देती है तभी असावधानी बरतती है, यह भी माल प्रैक्टिस होती है। डॉक्टर द्वारा दवाई गलत दी जाती है या डॉक्टर ने जो लिखी है दवाई वह ना देकर दूसरी देती है, यह भी माल प्रैक्टिस में आती है। और उपकरण या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मरीज को चोट पहुंचाती है, यह माल प्रैक्टिस में ही आती है। जिसमें कोशिकाओं द्वारा निगलना और विदेशी कणों या सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साइटोलाइसिस कहा जाता है, फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहा जाता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। इसमें जो भी मृत सेल होती है उसे भक्षण किया जाता है और जो बाहरी पार्टिकल होते हैं उसे भी यह भक्षण या निगल लिए जाते हैं, इसे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है।
फेगोसाइटोसिस को संक्रमण के खिलाफ माना जाता है। फर्स्ट लाइन रक्षा, दूसरी लाइन रक्षा, तीसरी लाइन रक्षा, चौथी लाइन रक्षा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड लाइन रक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कुल कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुल 5 होते हैं, जिसमें फर्स्ट में असेसमेंट होता है, सेकंड में डायग्नोसिस होता है, थर्ड में प्लानिंग होता है, फोर्थ में इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिफ्थ में इवैल्यूएशन होता है, जो कि नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप होती है या 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 50 ml, 70 ml, 90 ml, 120 ml। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70 ml। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वह 17 ml होता है। लोग ब्रीथिंग रेट को कहते हैं ब्रेडिक्निया, ब्रेडिकार्डिया, टैकेप्निया या टैकीकार्डिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया को स्लो ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। ब्रेडिप्निया को स्लो ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। ब्रेडिकार्डिया को स्लो पल्स रेट कहा जाता है। टैकीप्निया को फास्ट ब्रीथिंग रेट कहा जाता है और टैकीकार्डिया को फास्ट पल्स रेट कहा जाता है, जो कि स्लो ब्रीथिंग रेट को ब्रेडिप्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा कारक पल्स रेट को प्रभावित करता है? बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट या जेंडर। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है एनवायरनमेंट, यह पल्स रेट को इंक्रीज़ करता है या बढ़ाता घटाता है, प्रभावित किया जाता है एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच। अब नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की क्लास 6 जो कि RRB, DSSB, नॉर्सेट, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स, CHO और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बने रहिए आइडियल नर्स विद पूर्णा के साथ। बाय बाय।